चलिए क्वेश्चन नंबर 151 है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है भैया, देख लेंगे। विकास कहीं ना कहीं देखो इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि विकास के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। विकास की जो दरें होती है ना, विकास की जो दरें होती हैं, डेवलप होने वाली जो रेट होता है वो कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो विभिन्न तरीके के दरों पर विकसित होते हैं बच्चे। ठीक है, कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीखता है, कोई 3 साल में, कोई 4 साल में। ठीक है, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, एक क्रम से ही विकास देखने को मिलता है। ठीक है, विकास जो होगा एक क्रम से देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एकमात्र कारण नहीं होता है विकास का, इस चीज को याद रखेंगे। और विकास निरंतर रूप से होता है। ठीक है, तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया से, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्या है, विकास। ठीक है, राइट आंसर है आंसर नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति के, अब अगर हम बात करें मानवीय क्षमता है, जैसे कि ये क्षमता होती है, जैसे आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे पास, ये तो किसी समस्या को लिए परेशान हो जाता है, किसी समस्या को लेकर के, ये ना ये नॉर्मल सोच वाला व्यक्ति है, ये बहुत एडवांस नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो इन सभी चीजों के बारे में क्यों बोला जाता है, क्या देख करके बोला जाता है। आपके शरीर को देख करके बताया जा सकता है आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने इमोशनल हो, इसको लेकर के बताया जा सकता है आप बुद्धिमान हो। लोग बोलते हैं बुद्धिमान लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है होते होंगे, लेकिन समस्या समाधान कर सकते हैं क्या इमोशनल लोग, क्या चिंतन, क्या उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये होती है तो कहीं ना कहीं इन संवेदनात्मक वाले व्यक्ति के अंदर संज्ञान जरूर होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति के अंदर संज्ञान है तो बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सारा खेल जो है ना वो ज्ञान का है, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है बुद्धि का। अगर आप बुद्धिमान नहीं हो लेकिन आप नैतिक हो, दूसरों का दिल जरूर जीत सकते हो, लेकिन फिर भी अगर बुद्धि, समस्या समाधान करने की क्षमता और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की क्षमता है तो वो किसके थ्रू आ सकती है, वो संज्ञान के थ्रू ही आ सकती है, उसी के थ्रू हम इसका अध्ययन करते हैं। राइट आंसर 3। चलिए, बच्चे केवल एक कथन है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूल द्वारा शिक्षा ही द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। केवल शब्द जो है ना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, ऐसा नहीं है, केवल जो है इससे ही नहीं सीखते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे जो है बहुत तरीके से सीखते हैं, इसको याद रखेंगे। औपचारिक स्कूल शिक्षा द्वारा नहीं सीखते हैं। औपचारिक क्या होता है, अब देखिए औपचारिक क्या होता है, औपचारिक, ठीक है यहां पर लिखते हैं औपचारिक, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक में स्कूल जाता, अनौपचारिक में माता पिता होते हैं। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ स्कूल में ही बच्चा सीखता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दूसरा है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है, ये भी याद रखेंगे, सरल प्रक्रिया नहीं है विकास ना, समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए आंसर जो होगा आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे का आप देखोगे, किसी भी बच्चे का विकास बहुत ही टफ होता है। आपका भी आप देखोगे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, क्या कोई सब्जेक्ट आसान है, नहीं। सब्जेक्ट से सबसे सब्जेक्ट से तो मुश्किल है लोगों को पढ़ना, कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या करते हैं, उनके समाज को पढ़ना कि उनका समाज क्या चाहता है। पीठ पीछे दिखाया जाता है कि हम सब एक हैं, पीछे से सब एक है, दिखाया जाता है कि सब एक है, सामने से, पीछे से कोई एक नहीं होता। रीजन क्या है, इस समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल है समझना। आंसर नंबर 3 राइट आंसर, 4 राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, आंसर नंबर इसका 4 जो होगा राइट, दोनों गलत है, इस चीज को समझिए। बच्चे स्कूल में और घर दोनों में सीखते हैं सारी चीजें, और समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत टफ है। आंसर नंबर 3 नहीं, देखो कई बार क्या होती है ना, गलती हो जाती है। यहाँ पर मैंने 4 बताया था और लिख 3 दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 जो हो जाएगा राइट होगा। यहाँ पर आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सही जवाब मिल जाता है। पीडीएफ वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं etrosted.com पर जाकर के। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ठीक है, व्यक्ति को किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। जैसे आपके पास कोई एक समस्या है, उस समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं, और हर एक व्यक्ति ना किसी न किसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में नौकरी लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी लेने से आपके जो जीवन में अस्त व्यस्त इधर उधर सारी चीजें फैली हुई हैं वो सब बैलेंस हो जाए। तो संतुलन हर कोई चाहता है जीवन में बनाना। तो इसीलिए जीन पियाजे के अनुसार हर व्यक्ति एक संतुलन प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वो हमेशा एक समाधान की खोज में रहता है। ठीक है, अब एक बच्चा है जिसने एक लाल बॉल देखी और उसने एक व्हाइट बॉल देखी, अब वो परेशान हो गया, पापा मुझे ये व्हाइट बॉल चाहिए।
उसको नहीं पता है क्या है, लेकिन वो कहेगा पापा ये लाल है, ये क्या है, व्हाइट कलर का, तो बॉल है बेटा। तो उस समस्या का समाधान है, जब तक नहीं मिलेगा वो असंतुलन की स्थिति में रहेगा। अब जब वो चीजों को जान जाता है तो तसल्ली में रहता है और उसको संतुलन, कहीं ना कहीं उसके दिमागी संतुलन बोला जाता है ना, ठीक है, मतलब हर चीज को लेकर के बैलेंस करके चल रहा है, तो वो संतुलन के लिए बात करते हैं जीन पियाजे। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, जहां पर भी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक और पियाजे आ जाए तो वहां पर आपको हमेशा फॉर्मल पर जाना है, अमूर्त पर जाना है, और उसी को औपचारिक भी कहा जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो परिकल्पनात्मक, ठीक है, कल्पनाओं में कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले नियमों को देखते हैं, फिर जाकर के उदाहरण को देखते हैं, तर्क करना सीख जाते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं, वो बच्चे होते हैं भैया 11 से 15 साल वाले। ठीक है, तो यहां पर बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे औपचारिक में। संवेदी कामक 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 की अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 की होती है, और औपचारिक जो होता है वो 11 से 15, जिसको अमूर्त कहा जाता है, फॉर्मल कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका तो आंसर 2 हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो खुद हो जाती हैं, और जो क्रियाएं खुद हो जाएं, खुद ही होती हैं, जो बिना चाहते हुए भी हो जाती हैं। जैसे बच्चे का हाथ, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ के पास, उसके हाथ में अगर आप उंगली दोगे ना तो ऑटोमेटिकली बंद कर लेता है, क्योंकि उसको नेचर ने दिया है किसी भी चीज को पकड़ के रखना है वहां पर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन कर सकता है भाई? वो कर सकते हैं संवेदी गामक वाले बच्चे, जिनकी एज जो होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है, और वो यहां से निकल करके जाते हैं ऐच्छिक क्रियाएं जो कि खुद से कर सके। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे बिस्तर पर सुसु करना 0 से 2 वर्ष के बच्चे ये बिल्कुल आसानी से करते हैं, उनको कितना भी समझा दो वो नहीं समझ सकते, उनके कंट्रोल में है ही नहीं वो चीज, वो खुद ही करते हैं, अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन वो धीरे धीरे करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड करा जाता है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हिंज की दुविधा को लेकर के बात कर लेते हैं, हिंज की दुविधा। तो देखिए एक हिंज की दुविधा क्या थी कि उनकी बीवी बीमार थी और उनकी बीवी को इलाज के लिए दवाइयां चाहिए थी और दवाइयों के लिए चाहिए पैसे। ठीक है, तो एक 8 साल का बच्चा ये कहता है कि जब उसके पास पैसे नहीं है तो उसको चोरी कर लेना चाहिए, पैसे चुरा लेना चाहिए था। ठीक है, तो 8 साल का बच्चा है और वो इस चीज की बात कर रहा है, तो 8 साल का बच्चा, अब क्वेश्चन को पढ़ने की क्या जरूरत है, आप पहले 8 साल के बच्चे वाला खेल देखो कि 8 साल का बच्चा किस एज की नैतिकता को प्राप्त करेगा। अच्छा लड़की 10 से 13 के एज में है। कानून और अभिमुखता, व्यवस्था अभिमुखता, ये क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, चोरी वगैरह नहीं करनी है, यहाँ पर जो भी समाज के नियम है उसको अच्छे से फॉलो करना है, ये भी 10 से 13 वाले में है। ठीक है, अब एक 13 से ऊपर आता है जिसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर समाज में लगे ऐसी चीज की तोड़ देना चाहिए उनको, तो उन नियमों को तोड़ देना, और दूसरा होता है एक मोरालिटी यूनिवर्सल मोरालिटी, मतलब कि जो भी चीज है वो नैतिकता से ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले नैतिकता जान जाए पर नैतिकता ना जाए, ये वाली जो स्थिति होती है वो होती है। अपने दिमाग से, अपने विवेक से जो भी चीज करना होता है करता है, किसी भी तरीके के नियम कानून इन सब चीजों को ये नहीं मानता, जो अच्छा लगता है नैतिकता के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से ठीक है वो चीज को करता है, चाहे इसकी जान भी क्यों ना चली जाए। ये वाली स्टेज होती है 6वीं। अब ये 2 स्टेज तो यहाँ पर दे रखा है कि 10 से 13, बच्चा है 8 साल का, तो वो नैतिकता उसी तरीके की तो दिखाएगा। एक है कि दंड और आज्ञा पालन, तो दंड और आज्ञा पालन में कहीं भी दंड और आज्ञा पालन की बात तो है नहीं। इसने बच्चे ने ये बोला कि जब आपको लगे कि आपको पैसे की जरूरत है और आपको पैसे कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो पैसे चुरा लेना चाहिए, मतलब कि जैसे को तैसा, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। कहने का मतलब है पापा ने कहा, पापा से मैंने बोला कि पापा मुझे गोलगप्पे खाने के पैसे दो। ठीक है, गोलगप्पे खाने के, पापा ने पैसे नहीं दिए, पापा ने बोला कि बेटा मेरा जूता पॉलिश कर दो, अब मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो आपने बोला नहीं करूंगा भाई, पैसे दिए थे आपने गोलगप्पे के लिए, नहीं दिए थे ना। तो जिस तरीके की आपके हिसाब से काम है ना उस तरीके से आपको कर लेना चाहिए। ये कौन कहते हैं? 8 साल के एक बच्चे कहते हैं, मतलब कि ये वाला जो है यांत्रिक सापेक्षता का अभिमुखता। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस सिद्धांत का सिद्धांत माना गया, किस तरह का सिद्धांत माना गया? तो वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। व्यवहारवादी में बहुत सारे थे, थॉर्नडाइक थे, पॉलर थे, स्किनर थे, ये सारे लोग थे। मनोविश्लेषणात्मक में कौन थे? ये जो थे आपके सिगमंड फ्रायड थे, और साथ ही साथ आप देखोगे एरिक्सन भी जो थे वो भी सिगमंड फ्रायड के ही नए सिगमंड फ्रायड के नाम में जाने जाते हैं। 90 सिगमंड फ्रायडवादी। एरिक्सन ने मनोसामाजिकवाद सिद्धांत के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर सामाजिक संस्कृति की अगर बात की जाएगी तो ये कौन से होंगे? वाइगोत्स्की।
वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो है भाषा से सीखते हैं, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। भाषा से सीखते हैं, और भाषा कैसे, भाषा का अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, मैं आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इस तरीके से ही तो सीखा जाता है वाइगोत्स्की के हिसाब से, ठीक है। आंसर नंबर जो होगा 2 होगा। फिर एक बार वाइगोत्स्की आ गए, इनके अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अपने दिमाग को बढ़ा रहा है, अपने दिमाग में जो भी ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, ज्ञान को स्टोर कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भाषा जानता है। जो बच्चा भाषा नहीं जानता है उसके लिए बहुत टफ है, क्योंकि हर तरफ जो इन्फॉर्मेशन है वो भाषा के रूप में है। अगर भाषा अगर आप जानते हो, अगर आप 5,000 साल 5,000 नहीं 5 लाख साल पहले जाते, अगर हो सकता है इंसान था बोलता नहीं था, जब बोलता नहीं था तो वहां पर भाषा की जरूरत ही नहीं थी, वाइगोत्स्की का रूल फेल हो जाता। लेकिन यहां पर जो है ना, आपका वाइगोत्स्की का रूल फेल नहीं है, क्योंकि हर तरफ इंफॉर्मेशन किस चीज में है, भाषा में है। कोई भी साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा नहीं है, लेकिन जब भाषा में चीजें कहीं ना कहीं है तो उसको ग्रैब भी भाषा में करोगे। तो ये भाषा ना ज्ञान को अर्जित करने में सुगमता प्रदान करता है, किसके हिसाब से, वाइगोत्स्की के हिसाब से। राइट आंसर, आंसर नंबर 3 होगा। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप चाहें तो यहां पर जाकर के study.com पर जाकर के आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा को यार आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है, चलो कोई नहीं। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए इनमें से क्या करने की बदलाव है, तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक, ये तो गलत हो गया। क्रिएटिव बनाना, बच्चे को क्रिएटिव बने, नंबर वगैरह से नहीं मतलब है। योगात्मक मतलब कि ये है कि जो नंबर मिल गए हैं उस चीज पर जज करना बच्चे को, ऐसा नहीं है। क्रिएटिव कर रहे बच्चा, थोड़ा सा एडवांस करे। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित, कंठस्थ मतलब क्या होता है, कंठस्थ मतलब ये होता है कि कोई भी चीज रटाना, उससे अच्छा है कि बच्चे को क्रिया कराओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे को कहो कि करके देखो, ये वाला आंसर जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आंसर नंबर 2 तो आपने देख ही लिया है, राइट आंसर है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, चलिए अपना ख्याल रखिए। चलिए अगला प्रश्न है 161 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें। 300 प्लस प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज चला जा रही है, और फ्री पीडीएफ और नोट्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर जाकर के, इच्छा आपकी है दोस्त। अगर पढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप सोच रहे हैं कि 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन देख करके आप सिलेक्शन ले जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा डिटेल में चीजों को, जो कि यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो गार्डनर की बुद्धि के बारे में विचारों का कुछ बताएंगे कि बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, ठीक है, किस तरीके के विचार थे बुद्धि के बारे में गार्डनर के, इस चीज के बारे में बात करें। गार्डनर बुद्धि के बारे में क्या सोचते थे, तो गार्डनर ये सोचते थे कि तार्किक बुद्धि जो है, तार्किक गणितीय बुद्धि सभी बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है, ऐसा नहीं है। गार्डनर ने 8 तरीके की बुद्धि बताई है, और मैंने आपको कई बार बताया है इस चीज के बारे में। 8 तरीके की बुद्धि कौन कौन सी है, संगीतमय, गतिज, अंतर, अंतः, फिर साथ ही साथ प्राकृतिक, स्थानिक, उसके बाद होता है शाब्दिक और गणितीय। 8 तरीके की बुद्धि है। दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए, जब दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो वो होता है अंतर व्यक्तिक, ठीक है। तो दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीत में बुद्धि कहलाती है, ऐसा नहीं है, वो अंतर व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। अंतर, अंतर मतलब कि दूसरों के अंतर, खुद को समझना अंतः, ठीक है, दूसरों को समझना अंतर, ठीक है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, नहीं इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात करी है। इन्होंने हर व्यक्ति अपने आप में, इन्होंने 1983 में 7 बुद्धि बताई थी, 1998 में 8 बुद्धि बताई इन्होंने। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के विविध स्तर में निहित है, बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुद्धि होती है। किसी के अंदर संगीत में बुद्धि है, किसी के अंदर गतिज बुद्धि है, किसी के अंदर प्राकृतिक है, स्थानिक है, गणितीय है, शाब्दिक है, किसी के अंदर शब्दों से अच्छा बोलने की कला है, तो वो अंतर्व्यक्तिक भी होता है, दूसरों को जानता भी है। जैसे नेता लोग हैं वो अंतर्व्यक्तिक भी होते हैं, दूसरों को समझते भी हैं और बोलते भी अच्छा है, ठीक है। तो आंसर नंबर जो 4 होगा वो राइट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, राइट आंसर है। तो दोनों सही है। अब क्वेश्चन के आंसर को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि एक अध्यापिका है, और अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय, जैसे कि आप एक विद्यार्थी हो और आप किसी समस्या पर काम कर रहे हो, और अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। और आप अपने कुछ विचार हैं आपके, और उन विचारों को आप बोल रहे हो, ठीक है। तो आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, और कोई भी समस्या के समाधान में कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है, तो उस समस्या के समाधान में उस विचार को आप बोल रहे हो, और उस विचार को बोल करके आप अपने बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, क्या हुआ, इसका क्या होगा, अच्छा ऐसे करेंगे तो ऐसे, ये सारी चीजें क्या है,
निजी वाक है, प्राइवेट स्पीच, और ये क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है, राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड यहां पर ले लो। ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, दोनों जो होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। एक अध्यापिका जो है प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िवादियों को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। एक अध्यापिका है, शिक्षिका है, आप जैसी होंगी शिक्षिका कोई, उन्होंने क्या कहा कि समाज में कुछ ना जेंडर को लेकर के बहुत तरीके की चल रही है कि लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, लड़कियां रंगोली बनाती हैं, लड़कियों को मैथ नहीं आता, लड़कियां कमजोर दिल की होती हैं। बड़ा बुरा लगा इस अध्यापिका को और उसने कहा इसको खत्म करके मानेंगे। तो उसने क्या किया इस चीज के लिए, तो उसने क्या किया कि केवल बैडमिंटन खेले, लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें, तो लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलेंगी तो इससे प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसने तो ये वाला चीज तो बिल्कुल नहीं किया। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। अध्यापक के रजिस्टर पर ये काम करके क्या करेंगे भाई बताओ, इससे क्या समाज में जेंडर के लेकर के जो समझ है वो बदल तो नहीं जाएगी ना। उसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना, कहो कि यार फर्नीचर लड़के जो है ना कुर्सी इधर से उधर करेंगे, लड़कियां कुछ नहीं करेंगी, इससे क्या होगा, लड़कियां सुपीरियर हो जाएंगी क्या, ऐसा नहीं है। सुपीरियर बनने के लिए और समाज में सभी लोगों को एक साथ चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जेंडर को संगीत, नृत्य और पाक कला, पाक कला मतलब क्या होता है, पाकिस्तान की कला नहीं, पाक मतलब पकवान वाली कला, पकवान वाली, ठीक है, मतलब कि खाने पीने की प्रतियोगिता में भाग लेना। अब पाक कला में सिर्फ लड़कियां, गृह विज्ञान कौन लेता है, लड़कियां लेती हैं, क्यों, क्योंकि खाना बनाने का काम है। गृह का विज्ञान मतलब कि घर का भी एक विज्ञान होता है ना भाई, घर में किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, हर एक चीज का अरेंजमेंट कैसे होता है, घर घर कैसे होता है, ये तो लक्ष्मी ही बताएंगी। तो जब घर के बारे में अगर बात की जाएगी तो गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियां क्यों लेती हैं, लड़की क्यों नहीं लेते। मैडम जी की बात बुरी लगी और कहा कि अब सभी जेंडर के लोग यहाँ पर पाक कला पढ़ेंगे, हर कोई नृत्य करेगा, ठीक है, हर कोई संगीत में भाग लेगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सिर्फ अच्छा गाना गा सकती हैं, ठीक है, आप भी बन सकते हैं अरिजीत सिंह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नृत्य भी आप भी कर सकते हैं, हर तरीके की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसने कहा। और ये चीज वाकई में काम कर रही है और इस अध्यापिका की वजह से मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही है। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। चलिए, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। तो देखिए, अगर आपके अंदर मैं क्रिटिकल थिंकिंग को भरना चाहता हूं तो आपके अंदर क्या करूंगा, तो आपके अंदर ये जो है ना कंठस्थीकरण, इसको तो पहले मैं खत्म करूंगा, कहूंगा भाई तुम खोज विधि पर क्रिया आधारित चीजों को करने की कोशिश करो, करके सीखो, याद करके नहीं, करके सीखो, ठीक है। अब कैसे करके सीखने वाली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप ताजमहल देखने जाते हो, अब ताजमहल के बारे में आपने पढ़ लिया, ताजमहल 7वां अजूबा है, उसका कलर पेंट है, अंदर ये चीजें होती हैं, वो होता है। मैं तो आज तक खैर गया नहीं, मैं आसपास ही रहता हूं बट मैं आज तक नहीं गया। बट मैं एक बात बता रहा हूं कि आप अगर उसके अंदर नहीं जाओगे तो आप कितना भी, जैसे मेरे को, मैं अंदर नहीं गया इसलिए तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूं कि अंदर क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप कितना भी पढ़ लोगे भूल जाओगे, याद कर लोगे कि अंदर क्या है, परीक्षा पूछता है कौन सी नदी यमुना नदी के बगल में स्थित है। लेकिन जब आप जाओगे ना अंदर, जब जाओगे तो बिना याद करे सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी करके सीखने से। इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बनानी है तो आपको अंदर जाना पड़ेगा और खुद चीजों को करके देखना पड़ेगा। बहुत सारी जानकारियों को कहीं ना कहीं आप देखोगे, पुष्टि करोगे, खुद करोगे, यहाँ ये सत्य है असत्य है। मैंने बोला कि ताजमहल का जो कलर है ना वो जो है वो व्हाइट है, लेकिन आप जब जाओगे ना खुद तो आप देखोगे यार व्हाइट नहीं है, ये क्या है, ये तो येलोइश हो चुका है सल्फर डाइऑक्साइड की बरसात के कारण। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी जानकारी को पुष्टि करोगे तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग और बढ़ेगा। यार दुनिया तो ये बोलती है, हमें तो ये पता चला यार वाकई में बहुत सारी चीजें सीखने को है। अब सारी चिंता मतलब एक समस्या के बहुत सारे समाधान है, ठीक है। अब सारी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब भी ऐसे लाइट मारा जाता है तो ऐसे जाता है, मतलब बहुत सारे तरीके की, ठीक है, इस तरीके से। तो एक समस्या के कई सारे समाधान हो सकते हैं, इसको बोला जाता है अपसारी चिंतन। सभी सही है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। चलिए, एक संरचनावादी कक्षा है। संरचनावादी जहां पर बच्चे जो हैं वो संरचना करते हैं, हर एक चीज में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लाकर की कोशिश करते हैं। तो एक फिर मैडम जी हैं वो किस तरीके से किस चीज पर जोर देती हैं, तो मैडम जो है इन्होंने किस चीज पर जोर दिया होगा, रचनात्मकता मूल्यांकन पर। मानकीकृत स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो एक स्टैंडर्ड फिक्सेशन अगर वहां पर हो जाएगा तो बच्चे कहीं ना कहीं सीख नहीं पाएंगे। स्टैंडर्ड होगा कि जो आगे बैठेगा वो क्लास, जो फर्स्ट आता हो, सेकंड आता हो, थर्ड, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पढ़ने में कमजोर है वो पीछे बैठेंगे। तो इस तरीके के स्टैंडर्ड फिक्स करने से संरचनावादी कक्षा नहीं हो सकती। मानक संदर्भित एक कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाए मूल्यांकन करने के लिए, वो भी गलत है। युगात्मक मूल्यांकन आपके
कहीं ना कहीं आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर सारी चीजें दिखती हैं तो भी गलत बात है। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपको संरचनावादी कक्षा में कहीं ना कहीं योगदान देती है। आपने देखा होगा इस स्कूल के लड़के बहुत तेज होते हैं, इस क्लास के लड़के बहुत तेज होते हैं, क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं। नंबर से कोई तेज नहीं होता, क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी क्या कही जाती है कि वो हर एक चीज में अच्छा हो। कहने का मतलब है कि वो खेलता भी अच्छा हो, पढ़ता भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं उसके पास तर्क करने की भी क्षमता हो, वो बोलता भी अच्छा हो, ये चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं पढ़ने में सिर्फ अच्छे हो और नौकरी ले लोगे तो क्या? ऐसा नहीं है, जिंदगी आप अच्छे से गुजार सकते हो। जिंदगी में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसको जीने के लिए, मजे लेने के लिए जीवन की, आपको हर एक चीज में आगे होना पड़ेगा। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें बच्चे जो है एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं और किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। किसी भी जाति धर्म के विशेष वर्ग से आता हो बच्चा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक बच्चे को वहां पर कहीं ना कहीं आपके सामने रखा जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है। अब आप टीचर बनेंगे तो आप क्या करेंगे समावेशी शिक्षा में? मन करे तो कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्त, क्योंकि आप लोग तो बताते नहीं। देखते ही 50-60 बच्चे हैं, 50-60 बच्चे देखते हैं, मतलब ये रेगुलर देखने वाले बच्चे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो 50-60 बच्चे का भी अगर मैं यहाँ पर सीटेट निकलवाता हूँ और वो शिक्षक बनते हैं तो बहुत बड़ा नंबर होता है यार। 2 लाख 4 लाख लोगों को पढ़ाऊं और 40-50 लोगों का सिलेक्शन हो तो उससे अच्छा है कि 40-50 को ही पढ़ाओ। एक चाहिए, बाकी संख्या बढ़ेगी, मुझे पता है। समावेशी शिक्षा जो है डैश 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 के विविध जरियों के निष्कासन पर बार बार बल देता है। ठीक है, कौन से कहीं ना कहीं देखा जाए कि समावेशी शिक्षा किस चीज को लेकर के बार बार बोलता है कि इसको निकाल देना चाहिए, इसको रखना नहीं चाहिए। अगर क्लासरूम के अंदर ये सारी चीजें रही तो ये 4 चीजों में से ऐसी कौन सी चीज है जो क्लास के अंदर नहीं होना चाहिए? नहीं तो समावेशी शिक्षा बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण, अगर आप किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभिव्यक्ति बिल्कुल, अटैचमेंट ये भी अच्छी बात है। आप कनेक्ट करें बच्चों के साथ। ठीक है, अब पता चले कि आप कहीं ना कहीं बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि यार वो तो दूसरे कास्ट का है, मैं उससे बात करूंगा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर आप अटैचमेंट रखते ही नहीं तो बच्चा तो समावेशी में हो ही नहीं सकता ना। तो भेदभाव को क्लास से बाहर कर दीजिए। जब भेदभाव को क्लास से बाहर करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अभिव्यक्ति, प्रस्तुतिकरण टीचर तो करता ही, बच्चा यहाँ पर अभिव्यक्ति कर सकता है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है टीचर से, और सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अटैच हैं, तभी तो जाकर के एक संरचनावादी शिक्षा का विकास होगा। और समावेशी शिक्षा में यही तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, विश्वगुरु बनने के लिए यही तो चीज इंपॉर्टेंट है। भेदभाव को निकालो और बाकी सबको अंदर डालो। और सिलेक्शन के लिए आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि सिलेक्शन लेना है तो इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भर भर के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। 167 क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कहने का मतलब है कि एक बच्चा ऐसा है जो देख नहीं सकता, उसको क्लास के अंदर बिठाना है। तो वो उसको क्लास के अंदर बिठाओगे तो किस तरीके से? क्योंकि समावेशी शिक्षा हर बच्चा एक साथ बैठेगा। ठीक है, चाहे वो देख सकता है, सुन सकता है, नहीं कर सकता, ये सारी चीजें अलग की बात है। बैठेगा क्लास के अंदर ही, उसके अंदर हीन भावना ये नहीं आनी चाहिए कि हम लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है क्लास की और हम अलग क्लास में बैठ करके चीजों को पढ़ेंगे और बाकी बच्चे अलग क्लास में बच्चों को बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सभी एक साथ पढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, एक साथ चलेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दृष्टिबाधित बच्चों को अगर हम यहाँ पर क्लास में बिठाते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है, बच्चा देख नहीं सकता तो व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, बच्चा देख नहीं सकता, चित्र कैसे देख पाएगा? लिखित सामग्रियों का मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, ये तो लग रहा है कि हाँ मौखिक रूप से बोलोगे तो बच्चा कान से सुनेगा, देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है। विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ का इस्तेमाल अगर करोगे तो बच्चा तो देख ही नहीं सकता। जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो सिंपल सी बात है, विद्यार्थियों से बात करते समय हाथ का इस्तेमाल करना मतलब समझ रहे हो ना, साई लैंग्वेज, जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन को घुमा करके बात कर रहा है कि हाथों का खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो हाथों का इस्तेमाल करोगे तो बच्चा देख ही नहीं पाएगा। दिखाया जा रहा है वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए, तो वीडियो दिखाओगे कहां से देखेगा यार? बेवजह की फालतू के 3 ऑप्शन दे दिए, क्यों? क्योंकि एक आंसर को तलाशना था, वो राइट आंसर था। आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डिसलेक्सिया सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? डिसलेक्सिया किस चीज के बारे में बात करता है? आपने देखा होगा, पहला आंसर गलत, दूसरा शारीरिक, दूसरा दूसरों की भावनाओं को समझना, चौथा चित्र। आप कंफ्यूज होगा, अरे ये क्या करना चाहता है, पूछना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है? फिर आपको समझ में आएगा, चलो ठीक है आंसर मारते हैं कोई भी। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो बार बार पढ़ रहे हैं चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई को समझा जाता है, तो वो चीजों को समझ जाएंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन में बोध लिखा हुआ है। बोध मतलब कि पता लगाना। ठीक है, तो लिखित सामग्रियों की बोध, तो बोध में जैसे कि मतलब पढ़ने में,
ठीक है। तो डिसलेक्सिया होता पठन संबंधी विकार बोध, ठीक है, मतलब कि पढ़ने लिखने में जो भी लिखी हुई सामग्री है उसको पढ़ने में, उसको जानने में जो भी दिक्कत आती है डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। शारीरिक गतिविधियों के समझने में ये नहीं होता है, दूसरों की भावनाओं को समझने में ये भी नहीं होता है, चित्र बनाने में ये भी नहीं होता। आंसर नंबर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। शारीरिक गतिविधियों के समझने में, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझने में, ये सभी चीजें उतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार का शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, व्यवहारिक। तो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार का शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? अब प्रभावशाली क्लासरूम में मैं प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम देना चाहता हूँ, ऐसा अधिगम देना चाहता हूँ कि आपको याद रहे और चीजें एकदम कहीं ना कहीं सटीक हो, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित। देखिए, मानकीकृत स्टैंडर्ड चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन तरीका स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर तरीका स्टैंडर्ड होगा, देखिए यहाँ पर शिक्षण शास्त्रीय प्रविधि की बात की जाए, शिक्षण का विधि बताया जा रहा है, हम वो सिलेबस पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड है, जो पूछा जाता है, लेकिन तरीके जो है पढ़ाने के वो अलग होने चाहिए। इस चीज को परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। परीक्षा केंद्रित फिलहाल के लिए आप देखोगे यहाँ पर बच्चों के लिए है, तो बच्चों के परीक्षा के लिए ही सिर्फ यहाँ पर तैयार नहीं करना, बाकी सारी चीजों के लिए आप लोगों को तो परीक्षा के लिए तैयार होना भाई, क्योंकि आपका परीक्षा के अलावा दूसरा कोई साथी नहीं है। व्यवहारवादी गलत है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना। मानकीकृत स्टैंडर्ड, देखो सब्जेक्ट जो है आपके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते ना, ठीक है। परीक्षा केंद्रित आपके लिए है, लेकिन बच्चों के लिए तो नहीं है ना। बच्चे परीक्षा केंद्रित पहले से हो जाएंगे तो डर जाएंगे। आप पढ़ना चाहते हो? नहीं, मजबूरी में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, दाल रोटी खानी है तो पढ़ाई करनी है, इसलिए आप पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर आपको नौकरी लग जाए तो आप कभी किताब ना छुओ, कभी वीडियो ना देखो यार। बात सिंपल सी है, आपको मजबूरी में ये चीजें करनी पड़ रही हैं, लेकिन बच्चा मजबूरी में नहीं करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा, उसको किसी चीज के बारे में नहीं पता है। तो इसलिए उन सभी चीजों को ऐसे करना है जो कि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो, बच्चा तभी सीखेगा। राइट आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, इनमें से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल का कौन सा भाग नहीं है? योजना बनाना ज्ञान के लिए है। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास दिमाग है, तो आप इस चीज को करेंगे। दिमाग को विकसित करने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, टीचर को देखना पड़ेगा बार बार आपको कि वाकई में आपका लेवल क्या है, बढ़ रहा है कि नहीं। मूल्यांकन आपका करते रहना पड़ेगा। मॉक टेस्ट इसी को तो बोला जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर जाकर के अपने क्वेश्चन को तलाश सकते हैं कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बहुत सारे सेट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, जाकर के आप देख सकते हैं कितने सही हैं। कमेंट बॉक्स में वहां पर भी जरूर बताइएगा। तो मूल्यांकन अपने आप को करते रहना है। निष्क्रिय अनुसरण, अगर मैंने ये सारी चीजें बोली कि यहाँ से पढ़ लेना, आप लोग निष्क्रिय हो, कोई करना नहीं चाहता, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मत करो, ये इच्छा आपकी है। क्योंकि इस तरीके से करने से आपका ज्ञान का कौशल जो है बढ़ेगा नहीं। तो जो नहीं बढ़ेगा, वो चीज पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, तो जो नहीं है वही यहाँ पर सही है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और है जिसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। फटाफट मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब करेंगे। कुछ सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 300 प्लस में कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, निश्चिंत आप इस चीज को लेकर के रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, 171 है। यहाँ पर अच्छे प्रश्न है। इनकी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, बाकी कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट भी है, उसको पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये सिंपल सी बात है, ये होती है संवेदनशील अवधि। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई बच्चा भाषा सीखना स्टार्ट करता है और पर्यावरण के प्रभाव में वो आता है, और पर्यावरण के प्रभाव में जब वो आता है, तो या तो वो अच्छी चीजें सीखेगा या बुरी चीजें सीखेगा। वो सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? वो पर्यावरण के प्रभाव के ऊपर। तो ये अवधि ऐसी होती है, संवेदनशील होती है। जैसा सिखाओगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। राइट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। क्षेत्रीय यहाँ पर अवधि नहीं है, विशिष्ट, असामान्य, अप्रतिक्रिया नहीं है। भाषा कभी भी सीखोगे तो आप प्रतिक्रिया करके सीखोगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि असामान्य आपका स्तर होना चाहिए तभी सीखोगे। सामान्य लेवल के बच्चा भी यहाँ पर चीजों को सीखता है, और सामान्य अवधि ही होनी चाहिए। बच्चा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हर कोई बच्चा भाषा सीखता है। वो संवेदनशील अवस्था ये होती है, अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छा सीखेगा। तो बच्चों को सेंसिटिव होता है, मतलब बच्चे इस समय ज्यादा सीखते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट ज्यादा होगा, आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में बहुत अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। जैसे कि एक माँ है जिसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ना बहुत तेज हो गया, बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, और सीखने में
दूसरा बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा कमजोर है। तो माँ सोचती है कि सीखने में एक भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है। तो माँ सोच रही है कि आखिर ये बच्चा ग्रोथ कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्या बात हो गई भाई बताओ। तो उसने थोड़ा सा बाल विकास पढ़ना स्टार्ट करा और देखने की कोशिश करी, तो 4 ऑप्शन उसको मिले। इन 4 ऑप्शन में से क्या सही है? तो व्यक्तियों में विकास सर से पैर की तरफ होता है, वो बात तो ठीक है, सर से पैर की तरफ होता है, लेकिन ये बात तो सही है, सर से पैर की तरफ होता है, लेकिन ये वाला विकास किस चीज के बारे में बात करता है कि एक तो प्रगति कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। विकास सर से पैर की तरफ होता है, अच्छी बात है। दूसरा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है ना वो अलग है, ठीक है। दाल रोटी आप डेली खाते हो, लेकिन शादी ब्याह में दाल रोटी तो नहीं खा सकते, उसका तो लेवल है वो अलग है ना। तो सिंपल सी बात है, विकास तो चलता है सर से पैर, लेकिन आखिर एक बच्चा प्रगति कर रहा है, दूसरा बच्चा नहीं कर रहा, क्यों? तो हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, ठीक है। हर किसी में विकास चरण दर चरण, ये तो ये भी सबसे बड़ी बात है, आगे बढ़ता है, हर किसी में बढ़ता है, ये भी तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर विकास तो चरण दर चरण आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें नहीं बढ़ रहा है ना, क्यों नहीं बढ़ रहा है इसमें? तो अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ये वाला मैडम जी को मिला, माँ को मिला, और माँ ने क्या किया, इस चीज को अप्लाई करा और तसल्ली के साथ अब सोने लगी, काम करने लगी कि हाँ चलो एक बच्चा जो है वो तेज तो हो गया, दूसरा ऐसा नहीं है कि तेज नहीं है, हाँ इसके अंदर जो लेवल है वो सीखने की वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। माँ चैन के सुकून से अब जिंदगी को जी रही है। आंसर नंबर 3 को टिक करके आप भी 1 नंबर यहाँ पर लूट सकते हो। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, विकास निम्न में से किस पर निर्भर नहीं है? आनुवंशिक प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण, कोई नहीं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विकास किस पर निर्भर नहीं है? आनुवंशिकी पर निर्भर है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी निर्भर है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर है। क्योंकि आनुवंशिकी पर निर्भर है, भौतिक पर निर्भर है, दोनों पर ही होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक पर निर्भर है, तो नहीं है। तो नहीं वाला जो आंसर है वो सही होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई आंसर नहीं है और नहीं वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ पर किस पर निर्भर है? कोई नहीं, कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो यही वाला आंसर जो होगा सही होगा। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, जीन पियाजे एक बार दोबारा से पधार चुके हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए? तो क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं, कौन सी अवस्था? बड़ा आसान लेवल के प्रश्न है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सीरीशन की बात कर रहा है, मतलब कि चीजों को सीरीज में लगाने की कंडीशन। 0 से लेकर के 2 वर्ष संवेदीगामक सेंसरी मोटर इसको कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। 7 से 11 मूर्त अवस्था है जिसको कंक्रीट कहा जाता है। फॉर्मल 11 से लेकर के 15 जिसको हम लोग औपचारिक भी कहते हैं। पियाजे ने 4 तरीके के स्टेजेस के बारे में बताया। पियाजे ने ये बोला पहले ज्ञान आता है फिर जाकर के भाषा का विकास होता है। वाइगोस्की ने ये कहा है कि पहले भाषा होता है फिर जाकर के ज्ञान का विकास होता है। इस चीज को याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अब बच्चा ये होता है, इसमें जो है अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। बच्चा लक्ष्य की तरफ कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लक्ष्य की तरफ केंद्रित होने के लिए यहाँ पर लक्ष्य केंद्रित होता है, लक्ष्य निर्देशित कार्य करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा होता है यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की स्थिति पैदा हो जाती है, अपने अंदर जो चीजों को दिमाग में बैठाना स्टार्ट कर देता है कि मेरा खिलौना कहाँ है। उसके दिमाग में जो भी चीजें देख लेगा उसका दिमाग, उसका इमेज जो है उसके दिमाग में छप जाता है। पूर्व संक्रियात्मक, जब बच्चा कंडीशन ऐसे में कंफ्यूजन में रहे, हमेशा कंफ्यूजन में रहे, तो वो जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक होती है। उससे क्रमबद्धता से किसी भी चीज को सीरीज में लगाने के लिए बोल दो तो सीरीज में नहीं लगा पाएगा। एबीसीडी जानता है, लेकिन अगर उसको हम बोलें कि एबीसीडी लास्ट से लेकर के जेड से लेकर के ए तक सुनाओ तो वो नहीं बता पाता है। इरिवर्सिबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो चीज नहीं कर पाता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि नहीं कर पाता है। आगे से पीछे तो शुरू से लास्ट तक जाएगा लेकिन लास्ट से पीछे नहीं आएगा। घर से लेकर के मंदिर तक जा रहा है लेकिन मंदिर से घर का पता पूछा जा रहा है तो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये चीजें नहीं आती है। तो क्रमबद्धता की अगर हम बात करें, किसी भी चीज को क्रम से लगाने की बात करें, जैसे कि छोटे बड़े को क्रम से लगाने की बात करी जाएगी किसी भी चीज को, तो वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजों की दिक्कतें होती हैं। और इस उम्र में जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अगर क्रमबद्धता के लिए बोलोगे तो बच्चा यहाँ पर कोई भी चीज को क्रम से लगा देगा, छोटे बड़े को, आरोही क्रम अवरोही क्रम। आप भी लोग, बहुत सारे लोग अभी दिक्कत में है कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, कौन बढ़ने वाला है कौन घटने वाला है। तो मैंने आपको बताया है कि आरोही मतलब क्या होता है कि 3 लेटर है, 3 से 4 की तरफ जाना है, तो मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। आरोही 3 है ना, और अवरोही 4 है, तो 3 से लेकर के 4 मतलब कि आरोही क्रम में जाना है, तो आरोही क्रम में जाना है। तो आरोही क्रम से अवरोही क्रम में जाना है, तो आरोही से जाओगे तो 3 से 4 में जाना है, तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाओगे। अवरोही से आरोही में जाओगे तो आप देखोगे किधर जाना है आपको, ठीक है। तो अवरोही मतलब कि 4 है और आरोही की तरफ जाना है तो 3 की तरफ जाना है, तो बड़े से लेकर के छोटे की तरफ जाओगे। तो ये सारी चीजें ना मूर्त संक्रियात्मक वाले बच्चों को दिमाग में आ जाती है, बाकियों को नहीं आती है, ठीक है। बाकी नीचे वाले को तो आती है, अमूर्त वाले को तो आती है, लेकिन स्टार्टिंग कब से होता है? स्टार्टिंग 3 से होता है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर।
चलो, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और सामंजस्य के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। हमने 2-3 वीडियो शायद पहले देखा था इस चीज के बारे में कि बच्चा करना क्या चाहता है। हर व्यक्ति जो है संतुलन बनाना चाहता है जीवन में, क्योंकि वह असंतुलित है। ठीक है, आत्मसातकरण क्या होता है कि किसी भी चीज में नई चीज को जोड़ना, लेकिन चीज वही रहे, एज इट इज रहे। सामंजस्य मतलब कि वो होता है एकोमोडेशन, जिसमें नई चीजों को जोड़ने के बाद चीजें बदल जाती हैं। सब चीजें क्यों की जाती है? संतुलन के लिए। आपके घर में एसी खराब है, ठीक है, आपके घर में एसी, गर्मी बहुत चल रही है, ठीक है, कूलर काम नहीं करेंगे क्योंकि बरसात हो गई। अब मान के चलो कि कूलर काम नहीं कर रहा, एसी घर में बना हुआ, मतलब घर में एसी लगा हुआ है, अब एसी खराब हो गया। तो एसी खराब हो गया तो अब क्या करोगे? अब एसी खराब हो गया तो या तो एसी में कहीं ना कहीं अब उस पार्ट को लगा दो जो एसी चलने लगे। तो जब किसी न्यू चीज को इसमें ऐड करोगे, बोलेगा कि स्टेबलाइजर लगवा लो, एसी काम करने लगेगा भाई, क्योंकि बिना स्टेबलाइजर के तुम्हारा एसी चलेगा नहीं। अब आपने नई चीजों को जोड़ा, लेकिन है तो एटलीस्ट वो एसी ही, ठीक है। लेकिन अब वो आया और बोला कि भैया एसी लगवा रहे हो, एसी लगवा लो, और एसी में क्या है कि अब एसी खराब हो गया है, अब एक काम करो, दूसरा एसी ले लो और बढ़िया वाला इन्वर्टर एसी ले लो आप, ठीक है। अब उसने नई चीजों को जोड़ा, तो नई चीजों को जोड़ा, लेकिन अब हुआ क्या यहाँ पर एट द एंड? तो यहाँ पर अब जब देखोगे नई चीजों को ऐड करा तो चीजें बदल गई, ठीक है। जब नई चीज को ऐड करोगे, जब चीजें बदल जाएंगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, ठीक है। अब इन सभी चीजों को लाया किस लिए जाता है? ताकि लाइफ में संतुलन हो सके। गर्मी है और ठंडी है, ठंडी के बीच में आप चैन की जिंदगी को जी सके, इस चीज के लिए संतुलन रहे लाइफ में, इस चीज के लिए सारी चीजों को की जाती है। राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों का दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है, या किसका प्रतिनिधित्व करता है? अब एक 6 साल का बच्चा है, वो दूसरों का अपने बारे में सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वही सही हूँ, और दूसरे जब उसके पापा बोलते हैं ना कि बेटा ये मत करो, चॉकलेट खाना ना बुरी बात है, ठीक है, चॉकलेट खाना बुरी बात है, तो जब वो क्या कहता है? पापा आप मुझे ज्ञान मत दो, मेरा सभी दोस्त खाते हैं, स्कूल में सब खाते हैं चॉकलेट्स, आप देते नहीं हो, आप सोचते हो कि चॉकलेट खाना बुरी बात है। ऐसा नहीं है पापा। किस चीज की कमी है? बच्चा आत्म केंद्रिता के मोड में है। बच्चे को लगता है कि वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, वही सारी चीजें सही है। माँ बाप बेवकूफ है, उनको कुछ नहीं आता है, हम ही को सब कुछ आता है। संरक्षण की स्थिति होती है यहाँ पर कि कम ज्यादा में फर्क होता है। ये जो अवस्था होती है, ये कौन सी वाली अवस्था होती है? 7 से लेकर के 11 साल वाली जो अवस्था होती है, इसमें देखने को मिलता है संरक्षण। कमी कम देखने को मिलती है, मैंने बोला हर एक चीज की कमी 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में ही मिलेगी। प्रतिवर्ती चिंतन ये कहाँ देखने को मिलेगा? और तार्किक वैज्ञानिक तर्क ये 11 से लेकर के 15, ठीक है। आंसर नंबर होता है आत्म केंद्रिता, आंसर नंबर 2, ठीक है। चलिए कोहलबर्ग आ चुके हैं दोबारा से। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून और व्यवस्था चरण में है, उसका मत क्या होगा? कानून को लेकर के देखो, हर एक चीज में कहीं ना कहीं हर एक चीज का कानून से जुड़ा हुआ हर एक चीज है, ठीक है। हर व्यक्ति जो है समाज के अंदर है तो कानून का पालन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कोहलबर्ग ने इस चीज के बारे में बताया था कि जो विकास की कानून व्यवस्था चरण में है, वो कौन सी अवस्था है जिसमें कानून के नियमों को माना जाता है, और कानून के नियमों का मानन किया जाता है, माना जाता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि अन्य को प्रसन्न रखा जा सके, गलत बात है। आगे का पालन करना जिससे कि समाज प्रणाली सुगम बनी रहे, ये सही बात है। आप हर एक चीज को अगर फॉलो करोगे, कानून को, अधिकारियों को, जो कि उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो इससे समाज में सुगमता आएगी, समाज में हर कोई अच्छे से रह पाएगा। आप पैसे वाले हो और आपने अपने पैसे के दम पर लोगों को खरीद लिए, या फिर अत्याचार कर रहे हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ देते हो, तो ये तो गलत बात है। इससे कहीं ना कहीं समाज में वो सारी चीजें नहीं हो सकती जिसके लिए कानून बनाया गया है। दंड से बचने के लिए तो कभी नहीं, जैसे ट्रेन में आप देखोगे कि अगर आपने ये कर दिया तो जुर्माना है, ये कर दिया तो जुर्माना, थूक दिया तो इस चीज का लेकर इतना जुर्माना है, जेल भी हो सकता है, बिना टिकट के जाओगे तो जुर्माना है, नहीं तो फिर लोग तो दंड से, अब देखो इंडिया में देखा जाए तो दंड से बचने के लिए लोग नियमों का पालन करते हैं, बट एक्चुअल में रीजन क्या होना चाहिए कि हम समाज में एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सके, इसलिए नियमों का पालन होना चाहिए, ठीक है। नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब हमारी आवश्यकता हो, ये भी बात सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। आंसर जो होगा आंसर नंबर 2 होगा, ठीक है। क्योंकि नैतिक विकास के कोहलबर्ग के हिसाब से देखना है, इंडिया में अपने हिसाब से नहीं देखना है। कोहलबर्ग ने क्या कहा था? ये कहा था आंसर नंबर 2 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास का मनोविज्ञानीय सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये दिया है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। व्यक्तित्व विकास का मनोविज्ञानीय सिद्धांत, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नैतिकता और आप देखोगे तो संज्ञानात्मक विकास जो कि आपका यहाँ पर पियाजे ने दिया है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जब यहाँ पर आ जाता है तो ये होते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। लगाव और विकास का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर नंबर 3 राइट आंसर।
चलिए, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेवागोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। अब एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती कर रहा है। एक मैंने प्रश्न आपको दिया और उस प्रश्न को आप हल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप इसको हल नहीं कर पाते हैं। अब जब इसको हल नहीं कर पाते तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो उसको अनदेखा कर देना चाहिए, बेकार है ये, इससे तो होने वाला है नहीं, इसको छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको संकेत और इशारे देने चाहिए, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, उसको संकेत और इशारे देने चाहिए, पहाड़ देना चाहिए। पहाड़ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति दे सकता है, किसी को, अपने बड़े को भी दे सकता है, छोटे को भी दे सकता है। अगर आपको किसी स्पेशल चीज के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज है तो आप पहाड़ दे सकते हो, इशारे से, संकेत से आप दे सकते हो, ठीक है। सीधे तौर पर जवाब बता देना चाहिए, ऐसा नहीं होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, ऐसा नहीं बताना है, नहीं तो बच्चा सीखेगा कैसे, ठीक है। दंडित करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर दंडित करना चाहिए लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इशारे में संकेत देना चाहिए ताकि बच्चा सीख सके, ठीक है। तो आप जब बच्चा नहीं समझ पाता तो उसको बोलो एक्स का स्क्वायर, याद आया कुछ, अच्छा हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2xy, हाँ हाँ हाँ, चलो क्लियर हो गया। चलिए, एक यहाँ पर देखोगे डेवलप्ड क्लास में विद्यार्थियों की ओर केंद्रित होता है, ठीक है, तो अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। कभी भी आप कंपटीशन अगर करोगे अपने में तो फिर कंपटीशन करने से क्लास का जो माहौल होता है ना वो खराब हो जाता है। तो क्लास का माहौल ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, क्लास का माहौल ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, सक्रिय रूप से भागीदारी, ठीक है, कंप्लीट इंगेजमेंट होना चाहिए। जब कंप्लीट इंगेजमेंट होगा बच्चों का एक दूसरे के साथ, तभी जाकर के आप ज्ञान के अर्जन, सर्जन नहीं अर्जन, अर्जन की ओर जोर दोगे, ठीक है। मूर्त पुरस्कारों जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए जब भी आप चलोगे तो फिर आपका बेकार हो जाएगा पढ़ना, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करना, ये भी बेकार है, वाहियात चीजें हैं। आप रट करके कोई भी चीज में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा करके भी नहीं हो सकते। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे। तो चलिए 181, होवार्ड गार्डनर जो थे उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की एक थ्योरी दी थी, जिसके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है कि उसमें से कौन से ऐसे जो थ्योरीज हैं, जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज में कौन से ऐसे इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी है जो कि नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो देखो उन्होंने 8 तरीके की 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप बताई थी। उन्होंने पहली बताई थी क्या, भाषाई, दूसरी कौन सी बताई थी, गणितीय तार्किक, गणितीय तार्किक, तीसरा है और चौथा है, पांचवा है और छठवा है, सातवां है और आठवां है, ठीक है। नौवां है जो कि फिलॉसफी के बारे में है कि दार्शनिक बुद्धि, लेकिन वो बहुत रेयर है और नहीं माना जाता है, पेपर में 8 ही पूछा जाता है। भाषाई और गणितीय हो गया, और यहाँ पर आपको होगा संगीतमय और गतीज, नाचना गाना, नाचना गतीज और गाना मतलब कि संगीत, भाषा गणितीय भाषा, ठीक है। अब यहाँ पर होता है अंतर व्यक्तिक मतलब कि दूसरे को समझना, और अंतः व्यक्तिक मतलब खुद को समझना, प्राकृतिक मतलब कि प्राकृतिक बुद्धि जो कि प्रकृति के बारे में जाता है जैसे किसान वगैरह, और स्थानीय बुद्धि जो कि स्थान के बारे में, स्थानिक बुद्धि, कम समय में जैसे डीलर वोलर के बारे में, इस चीज के बारे में पता होता है कि कम जमीन में कितना बढ़िया घर बन सकता है, 3 तल्ला बनेगा कि नहीं, 2 तल्ला बनेगा कि नहीं, थोड़े से जगह को लेकर के भी बता दें कि इस स्थान की क्वालिटी क्या है, यहाँ पर पेट्रोल पंप बनना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं तालाब बनना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीजें बताने वाले कार्य कौन करते हैं, स्थानिक बुद्धि वाले। 1983 में इन्होंने 7 तरीके की बुद्धि बताई थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ऐड कर दिया प्राकृतिक बुद्धि जो कि 1998 में ऐड करा था। तो इन सभी बुद्धि में एक बुद्धि मुझे तो नहीं दिख रहा है, भावात्मक बुद्धि, तो ये वाला जो आंसर जो है वो नहीं है, तो नहीं है पूछा है, जो नहीं है वही वाला आपका आंसर सही है, आंसर नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन है ये कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एनईपी जो कहता है कि मातृभाषा जो मदर टंग है उसमें बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, इससे बच्चा अच्छे तरीके से चीजों को सीखता है। छोटे बच्चे अपने मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझते हैं। जैसे आपकी जो भाषा होगी, आप जब माता पिता बनेंगे, आपकी जो भाषा होगी वही तो बच्चा सीखेगा। आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो भी अंग्रेजी में बात करेगा, हिंदी में करेंगे तो हिंदी, आपकी जो कोई अगर मदर टंग होगी उसमें बात करेंगे उसमें सीखेगा। क्योंकि आप हिंदी में बात करोगे और उसको बोलोगे कि तू इंग्लिश में सीख, तो नहीं सीख सकता, क्योंकि वो बच्चा वही चीजें सीखता है जो कि मातृभाषा में वो चीजें अडॉप्ट कर रहा है, जो सुन रहा है अपने आसपास में वही चीजें सीखता है। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सटीक आंसर है, क्योंकि बाकी सभी आंसर यहाँ पर इसको व्याख्या नहीं करते, गलत है।
चलिए 183 यहाँ पर आते हैं कि जब आकलन विद्यार्थियों को किसी कौशल संबंधी 8hourstudy.com पर जरूर जाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी चीजें हैं। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। 300+ क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ के पाठ के अधिगम या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या है कि कौशल संबंधी बोध, समझ या पाठ के अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? के दौरान, के लिए, ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, सीखने के दौरान आकलन करना, मतलब कि बच्चा सीख भी रहा है और उसके साथ साथ आकलन हो रहा है, तो अधिगम के लिए आकलन जो होगा ये वाला राइट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा होता है अधिगम का आकलन, जो चीजें हम लोग सीख चुके हैं। सीखने का आकलन मतलब अधिगम का आकलन, मतलब कि जो आपने सीखा उसका तो आकलन हो चुका है, उसके लिए तो नहीं है ना, उसका आकलन हो चुका है। तो ऑफ मतलब क्या हो गया? जैसे कि वो ऑफ हो गए, मतलब कि वो गए, उनका काम हो गया। ठीक है, बोलते हैं ना कि वो ऑफ हो गया मतलब कि ऑफ हो गया। तो जो चीजें ऑफ हो गई वो चीज समझो कि वो बीत चुकी है। तो अधिगम का लर्निंग है तो वो मतलब खत्म है, अधिगम के लिए लर्निंग है वो चल रहा है। ठीक है, और एक अधिगम एज लर्निंग होता है, एक अधिगम इन लर्निंग होता है। ठीक है, तो सीखने के दौरान जब भी आप देखोगे कि सीखने के दौरान जब भी आपको टीचर की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हो जाता है एज लर्निंग, और ना के बराबर जब यहाँ पर टीचर आए तो उसको बोलते हैं इन लर्निंग। ठीक है, अधिगम में लर्निंग। ठीक है, ये अधिगम के रूप में लर्निंग है, मतलब कि बच्चा जब सीखना चाहता है तो सीखा जा रहा है, इसको थोड़ा सा हेल्प दे दी जाती है जब जरूरत हो, लेकिन इन लर्निंग में बच्चा खुद ही इन्वॉल्व रहता है, किसी से नहीं पूछता है। जैसे बोलते हैं ना, खुद में ही खोया रहता है। तो इन लर्निंग में बच्चा खुद ही सीखता रहता है, खुद ही करता रहता है, जब भी जरूरत पड़े तो टीचर से थोड़े बहुत पूछ सकता है। ठीक है, तो अधिगम के लिए मतलब कि के दौरान चलता हुआ, आंसर नंबर जो होगा राइट आंसर फर्स्ट होगा। 184 है, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों को प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। अब देखिए, उनके योग्यता है, हर एक विद्यार्थी है, यहाँ पर एक क्लास है, क्लास में 30 तरीके के बच्चे हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर शिक्षक है, तो उनकी योग्यताओं में भिन्नता। अब सभी बच्चों में ना योग्यता है, लेकिन उनकी योग्यताओं में भिन्नता है। कोई किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर लाता है, कोई मैथ में 30 लाता है, कोई 20 नंबर लाता है। योग्यता है, मैथ पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर भिन्नता यह है कि नंबर कम ला रहे हैं। और उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना, और उनके जो संभाव्य मतलब संभावित है कि ये 30-40 लाता है ना 150 में, तो ये 50 में 50 ला सकता है, ये भी 50 में 50 ला सकता है, ये भी 50 में 50 ला सकता है। जरूरत किस चीज की है? अवसर की, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपल सी बात है, आप समावेशी कक्षा में आप क्या करोगे? उन लोगों को शिक्षित करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं उनको बाहर कर दोगे कि नहीं तू बाहर हो जा, तू बाहर हो जा। ठीक है, एकीकृत करना मतलब कि एक करना, लेकिन ये मेरे हिसाब से आंसर नहीं होगा, आंसर नंबर 2 ही होगा, क्योंकि एकीकृत करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एकीकृत क्या होता है इस चीज के बारे में तो कुछ है ही नहीं। किस चीज के बारे में एकीकृत करना भाई? सभी बच्चों को एकीकृत कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? ऑडिटोरियम में भाषण दोगे? नहीं, समावेशी शिक्षा देनी पड़ेगी बच्चों को। समावेशी मतलब हर एक जाति धर्म के बच्चे आएंगे, उनको एक तरीके से शिक्षा देना, एक तरीके से ट्रीट करना, उनको अवसर प्रदान करना है। विशेष शिक्षा वो होती है शिक्षा जिसमें बच्चों को अलग से शिक्षा दी जाती है। अप्रगतिशील, ये तो गलत हो गया, आंसर नंबर 2 राइट आंसर है। चलिए, वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे। वंचित पृष्ठभूमि वो होता है जो बच्चे कभी भी किसी चीज से वंचित है। जैसे आप बोलोगे ना कि हमारे माँ बाप वंचित रह गए, हम लोग जिस एज में है वो उस एज में बच्चे जो है लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता वो तो वंचित रह गए ना इस चीज से। तो जिस व्यक्ति को जो चीज मिलता है तो मिलता है, जिस चीज को नहीं मिलता है बोलते हैं वंचित रहना। ठीक है, तो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? कि उन्हें लिखित काम ढेर सारा दे दे तो ये गलत हो गया। कहा जाए कि यार तुम ऐसे समाज से आते हो, तुमको कुछ आता है नहीं, तो ये लोग सारा ये सब लिखो, ये सब काम पूरा करो, ऐसा नहीं है। उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ठीक है, ये अच्छी बात है। देखते हैं इसके बाद क्या है, इसको भी मैं समझाता हूँ सेकंड वाले को। उन्हें कक्षा में अलग से बिठाएं, उनको अलग से बिठाओगे कि तुम पीछे वाले सीट पे बैठो और साइड में किसी से सट के मत बैठना। ठीक है, तो ये सब गलत है, ये सब नहीं कर सकते आप। उन्हें अनदेखा करें, क्योंकि वो अब अनदेखा कर दिया तो फिर क्या है, समावेशी शिक्षा कहाँ है, स्कूल कहाँ है के लिए टीचर। आप चीजों को समझो। एक बच्चा जो ऐसा है जिसको कुछ अच्छा नहीं मिलता, उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो चीजें नहीं समझता है कि पढ़ाई लिखाई क्या चीज होती है, और वो इन सभी चीजों से बहुत दूर है, तो उनको ये चीज
से फेमिलियर करने के लिए, जानकारी प्रदान करने के लिए आपको करना क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को देने के लिए आप ये प्रयास करें कि उनको चाहिए क्या, किस चीज की उनकी जरूरत है, और उन्हें कक्षा में जो भी चर्चाएं होती हैं उसमें शामिल करें। हो सकता है वो अपना अनुभव शेयर करें कि उनके घर में जो स्थितियां हैं वो किस तरीके की हैं, उनके घर में इतने पढ़ाई के माहौल क्यों नहीं है, वंचित क्यों रह गए। ये सारी चीजें जब बताएगा ना बच्चा, तो टीचर को भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ, आने वाले बच्चे जो होंगे इस तरीके के हो सकते हैं, और इन बच्चों के लिए अलग से एक तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इनको किस तरीके से सिखाया जा सके। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग तरीके की बुद्धि है, ग्रोथ है, और अलग अलग पोटेंशियल है। वो कौन सा बच्चा क्या कर जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो ह्यूमन रिसोर्स को ना वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत शिक्षा को क्यों रखा गया था, क्योंकि एक ह्यूमन है ना, वो रिसोर्स है। एचआरडी समझते हो ना, एचआरडी में था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखोगे एचआर एक होता है जो कि प्राइवेट कंपनीज में होता है। वो क्यों एचआर बोला जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन को ना रिसोर्स के रूप में यूज करना चाहता है। आप जाओगे, इंटरव्यू दोगे, वो देख लेगा कि आपका जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो इस काम को करने के लिए है कि नहीं। तो उसी तरीके से आप अपना ह्यूमन रिसोर्स को कहीं ना कहीं पोटेंशियल को यूज करने के लिए टीचर सबसे बेहतरीन एचआर होता है, जो कि यूज कर सकता है। वो समझ जाए कि हाँ, इस बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, उसको किस तरीके के काबिल बनाया जा सकता है, तो बना सकता है। तो टीचर को ये सब समझने का प्रयास करना पड़ेगा, उन्हें कक्षा में चर्चा करने में शामिल करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। ऐसा नहीं उन्हें बाहर कर दें और सभी बच्चों को बिठा करके पढ़ाएं। ठीक है, आंसर नंबर सेकंड राइट था। चलिए, अब यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता, सामंजस्य की स्थिति को प्रभावित करती है। तो देखिए, अधिगम अशक्तता ऐसा डिसेबिलिटी, अब ये नहीं है कि ये कोई बीमारी है, ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, जिसमें आप देखोगे कि जैसे कि आप शिक्षक नहीं बनोगे तो क्या आप बेरोजगार रहोगे, नहीं, कहीं ना कहीं नौकरी करोगे ना। लेकिन ये बोला जाएगा कि हाँ यार, मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी आपको। लेकिन फिर भी यहाँ पर अधिगम अशक्तता में अब ये कौन सी बीमारी है भाई, ये कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन सी ऐसी अक्षमता है जो व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता, मतलब शरीर के अंदर जो निपुणता है, और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है। जैसे हाथ से मैं लिख रहा हूं और लिखते लिखते लाइन जो है ना मेरी यहाँ चली जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पेन टैप की वजह से दिक्कत हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, मैं सीधा भी खींच सकता हूँ लाइन। ठीक है, तो ये आंख जो सामंजस्य है ना, कोऑर्डिनेशन है हाथ का और आंख का, वो बिल्कुल सटीक है। तो ठीक है, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, और यहाँ पर डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन संबंधी। ठीक है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है, गणितीय गणना के संबंधी। डिस्फेजिया मतलब भाषा वाक से संबंधित होता है, अफेजिया। ठीक है, डिस्फेजिया। ठीक है, भाषा को एक्सप्रेस करने में, जैसे कि किरण बोला जाता है जो भाषा को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो देखोगे कि फंसने वाली जो स्थिति हो जाती है, हकला के बोलने वाली जो स्थिति हो जाती है, डिस्फेजिया के अंतर्गत आता है। ये पठन संबंधी विकार है, मतलब पढ़ने में कठिनाई होती है बच्चे को, तो वो तो पठन संबंधी है। यहाँ पर बच्चा पढ़ लेता है लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ता है, तो डिस्फेजिया नामक एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो होता है। बीमारी नहीं, प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको क्योर भी है, उसको किया जा सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया वो होती है जिसमें हाथ और आंख का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाता है। तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, डिस्फेजिया और डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्फेजिया भाषा से संबंधित है, और डिस्प्रेक्सिया जो है वो हाथ आंख के कॉम्बिनेशन से शारीरिक निपुणता से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते चलाते आपने एक्सेलरेटर ज्यादा ले लिया और आपका दिमाग उसको संभाल नहीं पाता, तो आप तो गिर जाओगे। तो आप जितने एक्सेलरेटर ले रहे हो, आपका दिमाग उसको बैलेंस कर सके, उस चीज को बोला जाता है डिस्प्रेक्सिया। चलिए, ऑटिज्म के बारे में बात की जाती है। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की पहचान है तो किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो स्वलीनता से पीड़ित है, ऑटिज्म से जूझ रहा है, तो उसको पहचानना है कि वो क्या चीज में दिक्कत है, किस तरीके से। आपके घर में कोई अगर ऐसा है, भगवान अगर ऐसा हो, बट अगर है कोई आसपास में भी अगर कोई हो आपके, तो आप कैसे देख करके पहचान सकते हो कि इसको स्वालीनता है, ऑटिज्म है। ठीक है, किस तरीके की कहीं ना कहीं विशेषताएं होती हैं जो आप बता सकते हो। तो संप्रेषण में कठिनाई होती है, सभी के साथ अंतर क्रिया करने की इच्छा, बुद्धि का बहुत कम स्तर, उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। देखिए कितना शुद्ध हिंदी है, संप्रेषण, ये पता होना चाहिए आपको, संप्रेषण। क्योंकि आप जब शिक्षक बनेंगे ना, तो इन सब चीजों का ऐसा नहीं है कम्युनिकेशन बोल दोगे तो बहुत कूल बन जाओगे आप, नहीं। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये सब शब्द बहुत बचा करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं ये। ठीक है, तो संप्रेषण में कठिनाई हो रहा है,
ठीक है, कम्युनिकेशन में कठिनाई है, वो बच्चा अगर किसी से बात नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं आंखें चुरा करके रहता है, चार लोग बैठे हैं तो वो अलग जाकर के बैठ करके रहना चाहता है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को स्वालीनता कहा जाता है। जब बच्चा सभी के साथ अंतःक्रिया करे तो उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती कभी भी। बुद्धि का बहुत कम स्तर, इससे कोई मतलब नहीं है। उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्वालीनता तब होता है जब बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, यहां पर आप देख लिया करो, आंसर ये नीचे ना दिखता है आपको। चलिए, निम्न में से कौन से सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना विशेषता नहीं है? अब आप एक क्रिएटिव स्टूडेंट हो, मैंने आपको बोला कि आप एक क्रिएटिव स्टूडेंट हो, 30 बच्चों में आप बैठे हुए यहाँ पर, ठीक है, अभी मैं 8 बच्चों को ही बनाता हूँ, आप यहाँ पर बैठे हुए बहुत क्रिएटिव हो, तो मैं आपकी पहचान करना चाहता हूँ, तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो उस पहचान की नहीं है? ठीक है, तो क्रिएटिव अब जो नहीं है, देखिए कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है, तो जो नहीं होगा ना उसी को हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। तो एक क्रिएटिव बच्चा जो है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए कि मैं पहचानूंगा आप क्रिएटिव हो, लेकिन पूछा है कौन सी विशेषता क्रिएटिव बच्चे की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो विशेषता आपके अंदर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आप क्रिएटिव हो। ठीक है, सिंपल सी बात समझ रहे हो ना? जो नहीं है, अब मैंने बोला फिर से, जो नहीं होता है ना, वो जो नहीं मिलता है वही वाला सही होता है। तो देखो, अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो वो जिज्ञासा की प्रबल संभावना है, बहुत ज्यादा उत्सुक होगा किसी काम को करने के लिए। आप उसको बोल तो दो, वो असाइनमेंट बनाने के लिए वो क्या क्या कर देगा। अभी सारी चिंतन, मतलब कि एक समस्या का एक समाधान, ये क्रिएटिव बच्चा नहीं होता है। अगर आपके अंदर ये चीजें है, अगर अभी सारी चिंतन है, एक समस्या का एक ही समाधान है, तो आप कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके अंदर ये नहीं है तो दो ही चीजें होती है, या तो अपसारी होती है या तो अभिसारी होती है। ठीक है, या तो आपके पास समस्या का एक ही समाधान होगा, या तो समस्या का बहुत सारे समाधान होंगे, या तो समस्या का एक भी समाधान नहीं होगा, तो भी आप अपसारी चिंतन में ही आओगे। लेकिन समस्या के एक से ज्यादा समाधान अपसारी में आता है। जब आपके अंदर अभिसारी चिंतन होगा तो आप अपसारी कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक समाधान हो, जीरो समाधान हो, तो ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके अंदर अभिसारी चिंतन नहीं है तो आप अपसारी चिंतन वाले हो, और जब आप अपसारी चिंतन वाले हो तो आप क्रिएटिव हो। तो सिंपल सी बात है, कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड। ठीक है, उच्च स्तरीय होना चाहिए, नवचारी अनूठे विचार, मतलब कि नए नए विचार आना, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे नए नए क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको, तो इस तरीके से आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान के कौन से पहला चरण है उसको देखिए। समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। तो सबसे पहले तो समस्या की पहचान करनी होती है भाई। ठीक है, समस्या की पहचान करना होता है, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा निकालनी होती है कि समस्या क्यों है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सबसे पहले समस्या को पहचानिए। ठीक है, उसके बाद आप उसके बारे में जानकारी की खोज कीजिए कि समस्या का है क्या चीज, परिभाषित करना होता है, फिर निरूपण करना होता है, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन समस्या में समाधान में सबसे पहले होती है समस्या का पहचान करना। ठीक है, अभी समस्या समाधान के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है समस्या समाधान, लेकिन बहुत हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको भी समस्या समाधान के लिए ही बोला जाता है कि इस तकनीक के रूप में बच्चों में क्या विकसित करने की कोशिश किया जाता है। तो ये देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है, जैसे समस्या को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, इससे क्या क्यों प्रस्तुत किया जाता है? ताकि बच्चों में किस तरीके का विकास हो सके। तो क्या विकसित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अभिसारी सोच जो है इस चीज के लिए तो किया नहीं जाता, प्रकार्यात्मक स्थिरता के लिए तो किया नहीं जाता है। ठीक है, अब सारी सोच, ठीक है, चोंच चोंच हो जा रहा है चलो, सोच। ठीक है, तो आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। अनुक्रिया समुच्चय इस चीज के बारे में बात नहीं करता है कभी भी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कभी भी आपको क्रिएटिव थिंकिंग बनाने के लिए काम करता है। तो आंसर नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर चल रही है, तो इसको एंजॉय करें। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। 191 नंबर की ये सीरीज, इसको देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर फ्री पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल है, यहाँ पर जाकर के सेल्फ स्टडी जरूर करें आप। चलिए, अभिकथन है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यालयों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है, जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं या फिर आप 12th तक कभी भी पढ़ाई करते हैं, तो जब भी आप देखो प्रारंभिक स्कूलों की बात करें, प्रारंभिक वर्षों, जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं क्लास तक, तो विद्यालयों को संसाधन संपन्न, मतलब कि ऐसे ऐसे वातावरण प्रोवाइड करने पड़ेंगे बच्चों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि भाषा सीखने के लिए, चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना पड़ेगा ताकि बच्चे वहाँ से अडॉप्ट करें। विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिनके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। और ये देखिए जो इनिशियल स्टेज है ना डेवलपमेंट का, उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्टेजेस होते हैं। रीज़न कि अगर आपने अच्छा चीज़ें सीखा, मतलब सिखाने की कोशिश करी, तो बच्चा अच्छा ही सीखता है। अगर आपने गलत सिखाने की कोशिश करी तो गलत ही सीखेगा। बात कोशिश ऐसी नहीं होती है कि गलत सिखाने की कोशिश करता है। अगर आप उसके सामने गलत करोगे तो गलत सीखेगा, गलत तरीके से बोलोगे तो गलत तरीके से बोलेगा। ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव स्टेज होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक, अगर हम बुद्धि की बात करें यहाँ पर, इंटेलिजेंस, बुद्धि, क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष पढ़ा जाता है? तो ये बार बार हमने बताया है इस चीज के बारे में। ये होगा आपका आंसर नंबर 3, संज्ञानात्मक। और मैं बोल रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीटेड, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि बुद्धि का जो संबंध है वो भाव से नहीं है। आप कितने बुद्धिमान हैं आपके भावनाओं से पता नहीं लगाया जा सकता, ना ही शरीर से, ना ही समाज से, कि आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपका ज्ञान आपको बताएगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आंसर 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती? बहुत हलवा प्रश्न है। और ये देखिए प्राथमिक संस्था का कौन है, तो प्राथमिक संस्था के बारे में अगर हम बात करेंगे तो परिवार होता है। प्राइमरी, प्राथमिक यहाँ पर कारक की बात करें अगर, ठीक है, कारक में कौन से होते हैं? जैसे माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, ये सब कारक हो जाते हैं। एजेंट जिसको कहा जाता है, संस्था मतलब एजेंसी, एजेंट मतलब कि उसके अंदर के लोग। द्वितीय कारक, द्वितीय संस्था कौन है? द्वितीय संस्था है आपकी यहाँ पर सामाजिक मीडिया हो गई, धार्मिक संस्थाएं हो गए, कानून हो गया, विद्यालय हो गया, ये सारी चीजें क्या है? द्वितीय। और इसके अंदर के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं कारक, जिसको हम लोग एजेंट, जैसे आपने देखा होगा LIC का एजेंट है। LIC तो एजेंसी है, ठीक है, LIC की एक एजेंसी होती है, जो एजेंसी को चलाता है वो एजेंट होता है। तो LIC एक संस्था है, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो एजेंट हैं। ठीक है, तो यही संस्था है और इसके अंदर काम करने वाले एजेंट होते हैं। कई बार सवाल में एजेंट भी पूछ देता है और रहता परिवार ही है। कंफ्यूज मत होना, आपको जो ऑप्शन मिलेगा उस तरीके से आंसर को ट्रीट करना है। आंसर सेकंड होगा। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके हिसाब से किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण, नकल करना शुरू कर देते हैं? तो बिना किसी डाउट के, ये जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है नकल करना स्टार्ट कर देता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है इसकी एज पूर्व संक्रियात्मक, 2 से लेकर के 7 जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल, इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। 7 से लेकर के 11 इसमें बच्चा इस कंफ्यूजन को ना यहाँ पर दूर कर देता है। और जब कंफ्यूजन दूर हो जाता है और चीज़ें मोटिवेट करने लगती हैं आपको, तो फिर आप बहुत अच्छे अच्छे भी काम कर लेते हो। जैसे कि आपको CDP पढ़ रहे हो, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब इस एज में जा करके पता चला कि 2-3 महीने में आपने CDP को कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर CDP आपको अच्छा लगने लगा। जब CDP अच्छा लगने लगा और 2 महीने और पढ़ दोगे तो आप और एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यही है, 2 से 7 में बच्चा कंफ्यूज रहता है, 7 से 11 में बच्चा अपने आप को सुधार लेता है, और उसके बाद जब इंसान सुधर जाता है तो 11 से 15 में वो एकदम रेल बन जाता है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें बच्चा नकल करना स्टार्ट कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। विकास सिद्धांत के अनुसार, एक विकास का सिद्धांत भी है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? किस क्रम में? तो देखिए इस क्रम में तो बच्चा जो है, ये देखिए रखना शुरू कर देते हैं। इस चीज को याद रखिए हमेशा, ये वाली चीज तो हमेशा याद रखिए। तो संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जो है नकल करना स्टार्ट करता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। और इसमें बच्चे जो है किसी पिक्चर को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं और उस पिक्चर को लेकर के रोते हैं वो। और उन, अगर मान के चलो कि वो बोल नहीं पाते, तो फिर वो उनको जो 3-4 चीजें, जैसे 4 खिलौने हैं, एक खिलौने को लेकर के बहुत रो रहा है कि वो खिलौना उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, एक खिलौने को लेकर के बहुत रो रहा है वो, तो अब उसको खिलौना दिखाया जाएगा, ये चाहिए, तो
फिर रोएगा, फिर बोलोगे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, 2-3 चीजें और दिखाओगे ना, तो उसको वो चीजें चाहिए जो उसको चाहिए, वो मिल जाने के बाद ये शांत हो जाता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि वस्तु स्थायित्व की भावना है, वो वस्तु इसके दिमाग में छप जाती है और वो चाहिए उसको, तो वो जब तक नहीं मिलता वो रोता रहता है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं मिलता तो रोते रोते सो जाता है, फिर उठता है, फिर रोता है। बच्चों का यही काम ही है। तो संवेदी गामक 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। इसमें तो एक किसी तरीके से भूत भविष्य वर्तमान अपना नहीं ठीक कर पाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक में हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, मैंने आपको बोला 2 से 7 की अवस्था में आप इसको देखोगे हमेशा कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूजन वाली ये पूर्व संक्रियात्मक। किसी भी चीज में अगर बोला जाए कि इस चीजों को लाइन से खड़ी करो, कंफ्यूज। ए से जेड तक जाओ, जेड से ए तक आओ, इसमें भी कंफ्यूज। कम ज्यादा में फर्क बताओ, गिलास में कम ज्यादा है, इसमें मान के चलो कि ये भी गिलास है, बराबर गिलास में पानी है, ठीक है। अब इसको ने यहाँ पर डाल दिया जाए ना चौड़े बर्तन में, तो ये वाला पानी बराबर था, लेकिन ये वाला पानी यहाँ पर उड़ेलने के बाद भी वो बोलेगा कि नहीं इसमें पानी ज्यादा है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, उसको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज है। इसमें बच्चों को लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है। इसमें ये लगता है कि बच्चा हर चीज के अंदर जान होती है, इवन डॉल के अंदर भी जान होती है, कार के अंदर भी जान होती है, तभी तो कार चलती है। तो ये सारी चीजें जो है ना कंफ्यूजन वाली 207 वाली अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है कंफ्यूजन को दूर कर लेता है और भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सही क्रम को याद रखना शुरू कर देता है। आंसर नंबर होगा 3। देखिए याद करना शुरू, अब ऐसा तो है नहीं, सॉरी यहाँ पर अमूर्त नहीं, मूर्त पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब मूर्त पे जब स्टार्ट कर देता है तो अब अमूर्त में तो करता ही होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है शुरू कर देता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि अमूर्त लगा देते हैं कि अमूर्त में तो कर देता है, लेकिन सवाल ये पूछता है कि शुरू कहाँ से हुआ, तो शुरू मूर्त से हुआ, अमूर्त में तो जाएगा ही। किशोरावस्था में भी पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, हर जगह याद रहता है, लेकिन स्टार्ट तो मूर्त अवस्था में हुआ ना। आंसर नंबर 4 होगा दोस्तों, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 लेवल बताए और 6 पार्ट बताए। अब जो 6 पार्ट बताए हैं उसमें से एक जो पार्ट है, ठीक है, तो उसमें अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जानते हैं, उसमें क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। अब अनुपात और दंड अभिन्यास, ठीक है। ये दंड वाला जो है वो पहला कहीं ना कहीं स्टेज, पहले स्टेज का पार्ट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 लेवल हैं इसके, ठीक है। 3 लेवल में 6 पार्ट है, सॉरी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये है पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, ये है परंपरागत, परंपरागत, और ये है उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसमें क्या होता है, दंड एंड आज्ञा। अब यहां पर देखोगे कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, यांत्रिक सापेक्षता। तीसरा है, इसको यांत्रिक बोलते हैं, यांत्रिक सापेक्षता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तीसरा जो होता है ये होता है गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। चौथा जो होता है सोशल लॉ एंड ऑर्डर। पांचवा होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा है जो तोड़ा जा सकता है। छठवा होता है यूनिवर्सल मोरालिटी। अब यहाँ पर बच्चे जो है ना आज्ञा और कहीं ना कहीं दंड के द्वारा सीखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर उनको वो गलती करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है तो गलती करे तो कुछ ना बोलो, अगर नहीं करोगे तो उसे लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, तो उसको करेक्ट कराना पड़ता है। तो जब भी वो कहीं ना कहीं गलती करे तो उसको नैतिकता सिखानी होगी, डांट करके, दंड दे करके, ठीक है। दूसरा उसी में जो होता है वो होता है इसकी जो एज की, अगर हम बात करें, इसकी जो एज होती है 4 से लेकर के 10 साल, इसकी एज होती है 10 से लेकर के 13 साल, और इसकी एज होती है 13 से लेकर के ऊपर तक का। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा जैसा आप करोगे उसके हिसाब से वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तीसरा है वो बच्चे जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए माँ बाप जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। और दूसरी यहाँ पर और चीज है कि सोशल लॉ एंड ऑर्डर, माँ बाप की बात तो मानते हैं, समाज की भी बात को मानते हैं, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है समाज के अंदर उन सभी चीजों का फॉलो करते हैं। पांचवे में है यहाँ पर कि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध है, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। जब उन्हें लगता है कि नियमों में कहीं भारी चेंज की आवश्यकता है तो नियमों को तोड़ देते हैं। जैसे रेड लाइट पर आप देखोगे एम्बुलेंस की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है। रूल है ही ऐसा कि रेड लाइट पर खड़ा होना, बट एम्बुलेंस नहीं रुकती, क्यों? क्योंकि वहां पर किसी जिंदगी की मौत का सवाल है, तो वहां पर इस नियम को तोड़ दिया जाता है। तो जहां पर लगे कि तोड़ना है वहां पर नियमों को तोड़ा जाता है।
यूनिवर्सल मोरालिटी में वो चीजें होती हैं जैसे कि आपको ऐसा लगे कि हमारे जान से ज्यादा इस देश की जान की फिक्र होनी चाहिए, और इस तरीके के व्यवहार आपके अंदर है, इस तरीके के विचार आपके अंदर है कि अगर हमारे जाने से पूरी दुनिया में अगर शांति होगी तो मैं अपने आप को त्याग दूंगा। इस तरीके का, जैसे कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, आपको नहीं, किसी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आप अगर किसी के पास जाते हैं तो वो भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाए, तो वो अगर आप इस तरीके की नैतिकता रखता है कि अब मेरे त्यागने से हो सकता है किसी और को इस चीज से ना पीड़ित होना पड़े, तो मेरा चले जाना ही ठीक है, तो इस तरीके की मोरालिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है। ठीक है, जैसे सोल्जर्स हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यूनिवर्सल मोरालिटी हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन आपसे भी बोला जाए कि आप बॉर्डर पर जाकर के गोली खा लो, आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत कम लोगों के अंदर ये होती है, तभी जाकर के वो लोग आर्मी में भी जाते हैं या फिर फोर्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए कि किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार की जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो जरूरत और इच्छाओं की बात अगर करें, टिट फॉर टैट, जैसा आपने किया मुझे जरूरत है अब आपको भी वैसा ही दिखाने के लिए, तो वो होता है यांत्रिक वाला। ठीक है, क्योंकि दंड देने वाली बात तो कहीं है नहीं, अच्छा बनने की तो कहीं बात ही नहीं है। व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचना है, कहाँ जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचा जा रहा है, कानून और व्यवस्था की कहीं बात ही नहीं है, जैसे को तैसे वाली बात है। ठीक है, अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आप हैं और आपका एक दोस्त है, ठीक है, अब एक दूसरे को कैसे जानेंगे, जरूरत। अब इसको जरूरत होगा तो इसको फोन करेगा, भाई 5,000 रुपया चाहिए। अब इसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा तुझे 5,000 रुपया, मेरे पास नहीं है। अब इसको भी जब जरूरत हो गई तो ये बोलेगा मेरे पास भी 5,000 रुपया नहीं है भाई। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे को याद करते हैं और एक दूसरे की इच्छाओं को लेकर के भी बातचीत जो चलती रहती है वो होता है टिट फॉर टैट। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, ले वैगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और डैश 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 की महत्ता पर बल दिया। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पर भरना है आपको कि यहाँ पर किस चीज पर बल दिया था और यहाँ पर किस चीज पर बल दिया था। तो वाइगोत्स्की ने, मुझे नहीं लगता कभी दंड के ऊपर बात करी है, पुरस्कार के ऊपर बात करी है, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर बात करा है। उन्होंने जैविक परिपक्वता के बारे में बात नहीं की है, प्रतिस्पर्धा के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं किया है। आंसर नंबर 3, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा जो है भाषा के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाता है और अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। तो देखिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा, अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, और अंतःक्रिया कैसे की जाती है, मतलब लोगों से बातचीत करना। बातचीत कैसे करोगे, भाषा के द्वारा। अगर पहले भाषा आएगा फिर ज्ञान आएगा, कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की। पियाजे को क्या कहते हैं कि पहले ज्ञान आता है फिर भाषा आता है। अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं। और वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, राइट आंसर, आंसर नंबर 3। चलिए, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को डैश 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 की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश 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 के अवसर चाहिए। तो अर्थपूर्ण मतलब ऐसा होता है जो इससे मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर पीडीएफ भी दी जा रही है, नोट्स भी दी जा रही है, वो दी जा रही है जो परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका वैल्यू है, जो परीक्षा में आते हैं प्रश्न। अब बेवजह की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं फालतू के हवाबाजी करने लगूँ यहाँ पर, तो फिर उससे कोई फायदा है नहीं। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे पता है कि व्यूज नहीं आते हैं, बट फिर भी एटलीस्ट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना कंटेंट अच्छे से दे सकूँ। और दूसरी चीज ये है कि अर्थपूर्ण अधिगम से आपको अभी फायदा नहीं होगा, आगे फायदा होता है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण अधिगम में एक टीचर को क्या करना चाहिए और एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। तो देखिए, टीचर को एक सुसाधक, फैसिलिटेटर का कार्य करना चाहिए, और एक अच्छा कार्य वो होता है जिसमें कि बच्चे को जो चाहिए वो चीज दो, सुविधा प्रदान करने वाली बात है कि मैं आपको सुविधा दूंगा। और विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जन के सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। अगर वो ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, पीडीएफ यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ के अलावे अगर आप चाहते हो कि पढ़ना, तो बहुत सारी चीजें बिना पीडीएफ को डाउनलोड किए वहां पर इजीली पढ़ सकते हो। एक्सेस बहुत आसान होता है, क्योंकि पीडीएफ इसको ओपन करो, फिर इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, 36 पीडीएफ है आपके पास, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज वहां पर मिलेगी। बट आप जाओ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी है उसको पढ़ते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, ज्यादा ज्यादा 10-15 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारा कंटेंट आप वहां पर कंज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो बाकी अब देखो, विद्यार्थी को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, वशवर्ती ग्रहण करता, ऐसा नहीं है कि ज्ञान के वशवर्ती मतलब कि कंट्रोल में करके अनुकरण करता करके काम नहीं है। आप टीचर जैसा करे वैसा बच्चा करता जाए तो वैसा भी ठीक नहीं है। सक्रिय भागीदार बनना पड़ेगा, जैसा जैसा टीचर पढ़ाएगा वैसा वैसा आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर अनुदेशक का कार्य टीचर का नहीं होता है। ठीक है, वो फैसिलिटेटर का कार्य होगा। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप पता चले कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हो और बच्चे उस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे को जो चाहिए वो चीज देना। आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर।
चलिए, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित, ये होगा नहीं, ठीक है। अध्यापक केंद्रित कक्षा जो होती है वो गलत मानी जाती है। अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन, ठीक है। अधिगमकर्ता जो है, जैसे आप हैं, वो अपने आप को खुद मूल्यांकन करोगे। मैं आप ही आया आपके पास मूल्यांकन करने के लिए? नहीं आया। आप खुद करोगे ना कि आपको कितना आ रहा, कितना नहीं आ रहा, और वही तो असली प्रगतिशील नॉलेज होगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो जब बच्चा जो है अपने अंदर के खुद अंदर झांकने की कोशिश करता है, उसको बोला जाता है प्रगतिशील शिक्षा। मानकीकृत पाठ्यचर्या जो है वो तो स्टैंडर्ड, यहाँ पर करिकुलम की बात करी जा रही है। वो व्यवहार का अनुकूलन, ये भी यहाँ पर प्रगतिशील का नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में सिंपल सी बात है कि बच्चे जो है खुद का मूल्यांकन करके आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर 2 होगा। चलिए, अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण और प्रभाव, ये एक अनिता नाम की बच्ची है जो कारण और प्रभाव का संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों, जिसमें कुछ कारण है और कारण के प्रभाव क्या है वाली पहेली। जैसे कारण ये है कि कपड़े जो है सूख जाते हैं, कहीं ना कहीं कपड़े बाहर डालो, मम्मी बाहर डालती है तो कपड़े सूख जाते हैं, कारण कि कपड़े सूख जाते हैं धूप के कारण। अब प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो धूप का प्रभाव पड़ता है तो पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके के अगर पहेलियों को और समस्याओं को काफी अच्छी तरीके से सुलझाती है तो हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास उच्च स्तर की कौन सी बुद्धि है भाई। तो जब इस तरीके की बातें की जाएंगी तो संगीत गाना तो गा नहीं रही है बच्ची, लेकिन हम माँ बाप ये बोल सकते हैं ज्यादा गाना मत गाओ, हमें मत सिखाओ, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। लेकिन फिर भी अगर गार्डनर के हिसाब से बात करें तो गार्डनर अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर तार्किक बुद्धि का बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं देखोगे प्रचुर मात्रा में है। शारीरिक गति से यहाँ पर बच्चे ने दिमाग लगाया तो शरीर का मतलब ही नहीं, अंतर व्यक्ति की होता है कि दूसरों के अंदर क्या चल रहा है उस चीज के बारे में बात करना, ना कि पहेली और समस्याओं समाधान को यहाँ पर सुलझाने वाली स्थिति होती है। तो जब भी आप देखोगे तार्किक और गणितीय, देखिए गणितीय अलग चीज नहीं है, गणित में तर्क चलता है लेकिन उसके अलावे भी तर्क होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लेकर के चला जाता है। कुछ लोगों के अंदर गणितीय बुद्धि होती है, बहुत सारे आपके पास हो सकता है कि आपको गणित का नॉलेज अच्छा नहीं है, तो गणित में होता है क्वेश्चन देखने के बाद आपको तर्क लगाना पड़ता है, कौन सा फॉर्मूला लगे, सोचना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें। तो यहाँ पर तर्क और गणितीय एक ही चीज होता है। आंसर नंबर फर्स्ट होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर पीडीएफ मिल जा रहा है, यहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 300+ क्वेश्चन की यहाँ पर सीरीज चल रही है।